गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू पीजी मैथमेटिक्स। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन की आज हमारी सेकंड क्लास है। इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वेरिएशनल प्रॉब्लम विद फिक्स बाउंड्रीज। इससे पहले हम जो पहली क्लास में हमने बेसिक देखा था, हमारा कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में बेसिक क्या है और क्या किन किन हम टॉपिक्स पे हम बात करने वाले हैं, वो सारी बातें हमने की थी। और अब फंक्शनल वेरिएशनल प्रॉब्लम, एक्सट्रीमाइज फंक्शन, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज फंक्शन को पढ़ने के बाद हम अपने टॉपिक पे चलते हैं वेरिएशनल प्रॉब्लम विद फिक्स बाउंड्री। ठीक है, इसका हल्का आइडिया मैंने लास्ट क्लास में दिया था। इस क्लास में हम पूरा पढ़ते हैं, एग्जांपल्स भी देखते हैं। वेरिएशनल प्रॉब्लम विद फिक्स्ड बाउंड्रीज। हमारा आज का टॉपिक है वेरिएशनल प्रॉब्लम विद फिक्स बाउंड्रीज। इस पे हम बात करने वाले हैं। क्या होती है वेरिएशनल प्रॉब्लम, ये हम देख चुके हैं। वेरिएशनल प्रॉब्लम में फिक्स बाउंड्रीज का मतलब है हमें कुछ फिक्स पॉइंट्स दिए जाए जिससे हम डिटरमाइन कर पाए। कुछ फिक्स पॉइंट्स यदि दिए जा रहे हैं जिससे हम फिक्स एक एक्सट्रीमल फंक्शन या कर्व पे बात कर सके, तो वो प्रॉब्लम होती है वेरिएशनल प्रॉब्लम विद फिक्स बाउंड्री। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं आयलर लैग्रांज इक्वेशन। सबसे पहली हमारी इक्वेशन है आयलर लैग्रांज इक्वेशन। इस इक्वेशन पे बात करने के बाद हम आगे इसे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, आगे और इक्वेशंस पढ़ते जाएंगे। ठीक है, सबसे सिंपलेस्ट हमारा यदि कोई फंक्शनल है तो उसके लिए यूज करते हैं आयलर लैग्रांज इक्वेशन। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं, फिर आयलर लैग्रांज इक्वेशन लिखते हैं, फिर बाय एग्जांपल उसे समझते हैं। ठीक है, लिखिए ए वेरिएशनल प्रॉब्लम टू एक्सट्रीमाइज ए फंक्शनल। ए वेरिएशनल प्रॉब्लम, a variational problem to extremize the functional I of yx। इसे हम फंक्शनल बोल रहे हैं I ऑफ yx को। इस फंक्शनल को हमें एक्सट्रीमाइज करना है। ये कब हमारा फिक्स बाउंड्रीज के लिए कहलाएगा इज सेट टू बी वेरिएशनल प्रॉब्लम with fixed boundaries a variational problem to extremize the functional is said to be variational problem with fixed boundaries if it need to find a curve if it need यदि एक प्रॉब्लम के पास आवश्यकता है हमारे कुछ पॉइंट्स की, if it needs to find extremal curve or function if it needs to find extremal curve or function with extremize functional I of yx having points y of x1 बराबर y1 and y of x2 बराबर y2। ठीक है, x1 और y1 एक पॉइंट है या फिर x2 और y2 एक पॉइंट है। इसे हम इस तरह ना लिख के, उस कर्व में ही हमें पुट करना है, इस तरह ना लिख के, यदि हमें
कुछ ये पॉइंट्स पता हो, ए तो है x1 y1 पॉइंट है, इससे हमारा वो एक्सट्रीमाइज फंक्शन सेटिस्फाई करेगा। एंड सेकंड पॉइंट हम लिखते हैं बी x2, y2। ठीक है, तो ये हमारी कहलाती है वेरिएशनल प्रॉब्लम विद फिक्स बाउंड्री। यानी कि मुझे ए पॉइंट यहाँ दिया है और बी पॉइंट ये दिया है, ए से बी तक जाने के बहुत सारे रास्ते हैं। ए से बी तक जाने के बहुत सारे रास्ते हैं। मेरा फंक्शनल किसे पाथ को फॉलो करेगा, या कौन सा जो ये फंक्शन है किसे हम चूज करें कि जो हमारा फंक्शनल है वो एक्सट्रीमाइज हो जाए, हमें कौन सा पाथ इस फंक्शनल के लिए एक्सट्रीमल मिलता है, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो ये बातें हमारी है वेरिएशनल प्रॉब्लम विद फिक्स बाउंड्रीज की। तो इसके लिए नेसेसरी कंडीशन है जो है हमारी क्या, इसके लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो हमारी आयलर लैग्रांज इक्वेशन। तो लिखिए द नेसेसरी कंडीशन फॉर एक्सट्रीमल ऑफ वेरिएशन प्रॉब्लम। लिखिए द नेसेसरी कंडीशन for extremize या extremal function extremize functional for extremize functional है हमारा I of yx। यदि ये हमारा है x1 से x2 f of x y y डैश, हमारे पास फंक्शनल है, फंक्शनल में जो फंक्शन है f वो x y और y डैश का फंक्शन है। तो हमारी नेसेसरी कंडीशन होती है डेल f, ये फंक्शन है हमारा f, डेल f बाय डेल y माइनस डेल f बाय डेल x, सॉरी हाँ इसी तरह लिखे डी डेल f बाय डेल y डैश, इसे आप dy dx भी लिख सकते हैं। ये जो कंडीशन है ये कंडीशन कहलाती है हमारी नेसेसरी कंडीशन, और इस कंडीशन का नाम है आयलर लैग्रांज इक्वेशन फॉर एक्सट्रीमाइज फंक्शन या एक्सट्रीमाइज फंक्शनल हम बोल सकते हैं। क्या है, f का y के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव माइनस f का y डैश के लिए है, और फिर हम इसका d बाय dx कर रहे हैं बराबर 0 हो रहा है। तो ये आपको ध्यान रखनी है, हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस इसी से सॉल्व होने वाले हैं। इसे हम d ना लिख के del v लिख सकते हैं। हो सकता है f को y डैश के पास डेरिवेटिव करने पर भी हमें y या x y डैश किसी फॉर्म में मिल सके। तो आप ये लिखेंगे हमारी आयलर लैग्रांज इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट पॉइंट आपको ये हमेशा याद होनी चाहिए यदि आपको सीओवी के नंबर लेने हैं अपने एग्जाम में। ठीक है, अब हम इसी का यूज करके एग्जांपल्स पे बात करने वाले हैं। आप जल्दी से नोट कर लें। एग्जाम्पल्स हमारे क्या कहते हैं, उन एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। एग्जाम्पल्स हमारे कह रहे हैं, एग्जाम्पल हमारा कह रहा है, फर्स्ट एग्जाम्पल, यदि मेरे पास फंक्शनल है I ऑफ y ऑफ x बराबर इंटीग्रेशन
0 to 1 2xy माइनस वाई डैश 2xy माइनस वाई डैश का स्क्वायर इंटू में dx एंड साथ में मुझे कंडीशंस दी गई है y एट 0 0 y एट 1 इज 1। साथ में कंडीशन दी गई है y एट 0 0 एंड y एट 1 बराबर 1। ये क्या है, हमारा वेरिएशनल प्रॉब्लम है विद फिक्स बाउंड्रीज, हमारा ये रहने वाला है। हम इसमें यूज करेंगे किसका, आयलर लैग्रांज इक्वेशन का, क्योंकि हमें तो एक्सट्रीमाइज या एक्सट्रीमल फंक्शन ही निकालना है। तो देखिए सॉल्यूशन में यहाँ पे हमें एफ एक्स वाई वाई एक्स, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये जो आयलर लैग्रांज इक्वेशन है उसमें जो हमारा एफ फंक्शन है, एफ फंक्शन क्या है, जो हमने ये आयलर लैग्रांज लिखे है इसके लिए एफ फंक्शन एक्स वाई और वाई डैश का ही फंक्शन होना चाहिए। यदि इसमें वाई डबल डैश आया तो इसका यूज नहीं करेंगे, उसके लिए हम आगे फर्दर पढ़ने वाले हैं। या फिर हमारे पास x इंडिपेंडेंट एंड y एंड z दो हमारे पास फंक्शन, दो वेरिएबल आ जाए जो डिपेंडेंट है, तो उसके लिए फिर हम अलग से बात करेंगे। यदि दो इंडिपेंडेंट आ जाए तो उसके लिए भी अलग बात करेंगे। सिर्फ यहाँ पे क्या है, x हमारा इंडिपेंडेंट है, y डिपेंडेंट है और सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है y डैश मतलब dy बाय dx। तो उसके लिए आयलर लैग्रांज इक्वेशन का इस तरह से हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे जो फंक्शन है वो क्या है, 2xy माइनस वाई डैश का स्क्वायर, ये हमारे पास फंक्शनल है। तो जरा इसमें आयलर लैग्रांज इक्वेशन निकालें। आयलर लैग्रांज इक्वेशन का यूज करें। आयलर लैग्रांज इक्वेशन यानी कि हमें निकालना है डेल एफ बाय डेल वाई माइनस डेल वाई डेल एक्स, डेल एफ बाय डेल वाई डैश बराबर 0। इसका हमें यूज करना है y के रेस्पेक्ट, इसका y के रेस्पेक्ट f का डेरिवेटिव होगा 2x माइनस डेल वाई डेल एक्स, y डैश के रेस्पेक्ट होगा माइनस का 2y डैश, ठीक है, बराबर 0। 2 कॉमन निकाल के कैंसिल कर देते हैं, x हमारे पास बचा x माइनस माइनस प्लस हो गया डेल बाय डेल एक्स वाई डैश यानी कि y डबल डैश बराबर 0। हमारे पास आया x प्लस वाई डबल डैश बराबर 0। क्या करेंगे हम करेंगे y डबल डैश बराबर माइनस का x, यहाँ से y डैश बराबर माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c1 एंड हम इंटीग्रेट करते जा रहे हैं y बराबर माइनस का एक्स क्यूब बाय 6 प्लस का c1x प्लस c2। कंडीशंस पुट करते हैं, ओडी की तरह बन गया हमारा, ओडी है ना, सिंपलेस्ट ओडी बन गया, वो भी सेपरेशन ऑफ वेरिएबल वाला, वेरिएबल सेपरेशन वाला। y 0 पे 0 है तो इसका मतलब हो गया यहाँ से इंप्लाई हुआ c2 बराबर 0 एंड तो y हो गया y बराबर माइनस का एक्स क्यूब बाय 6 प्लस c1x। दूसरी कंडीशन है y एट 1 पे 1 है तो यहाँ से क्या होगा 1 बराबर माइनस 1 बाय 6 प्लस c1 और c1 की वैल्यू आ गई 7 बाय 6। तो हमारा एक्सट्रीमल फंक्शन क्या हुआ, जो हमारा एक्सट्रीमल फंक्शन है, एक्सट्रीमल फंक्शन हमारे पास आ गया, c1 की वैल्यू हो गई तो हम पुट करेंगे y बराबर माइनस का एक्स क्यूब बाय 6 प्लस 7 बाय 6x। ये हमारा हो गया एक्सट्रीमल फंक्शन। एक्सट्रीमल फंक्शन हमारा इस क्वेश्चन के लिए हमारा रिक्वायर्ड आंसर ये है, जो हमें चाहिए था एक्सट्रीमल, वो हमारा एक्सट्रीमल कर्व बोले एक्सट्रीमल फंक्शन ये है, हमारा रिक्वायर्ड आंसर है ये। हमें एक्सट्रीमाइज तो करना था इसे, तो हमारे पास क्या मिला, एक कंडीशन आई ये वाली, तो यानी जो एक्सट्रीमाइज ये एक्सट्रीमाइज होगा उन कर्व के लिए
जिन कर्व्स के लिए हमारी ये कंडीशन फॉलो होती है। लेकिन हमें कुछ बाउंड्री पॉइंट्स भी दिए हैं, ये हमने पुट किए तो हमारा एक फिक्स आया, फिक्स बाउंड्रीज थी तो इसलिए एक हमें कर्व मिला जो हमारा एक्सट्रीमल बन रहा है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी बात इसकी। तो एग्जाम्पल नोट करें। इसके बाद हम एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल पे आगे बढ़ने वाले हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, जो हमसे पूछा जाता है। ठीक है, ये हमसे पूछा जाता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला। आपके पास क्वेश्चन देखिए, चलो बिल्कुल इजी है ये वाली बुक। ये जो टॉपिक है हमारा, बुक लगाइए आप, टॉपिक लगाइए जो भी लगाना चाहते हैं। ये जो हमारा टॉपिक है कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, बिल्कुल इजी है। सिर्फ हमें कुछ कंडीशंस याद रखनी है, कुछ इक्वेशंस, कुछ जैसे आयलर लैग्रांज इक्वेशन है इस टाइप से याद रखना है और एक प्रोसेस याद रखना है। आपके ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है एमएससी एग्जाम्स में। एमएससी एग्जाम्स में जो क्वेश्चन मैं अब कराने वाली हूँ, तो आप इसे ध्यान से समझना। हमें क्या करना है, क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, find the shortest distance between points x1, y1 and x2, y2। हमारा प्लेन है एक्स वाई प्लेन, उस पूरे प्लेन में कहीं भी हो सकते हैं ये दोनों पॉइंट्स, और हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी है। कहीं भी हो सकते हैं मतलब पूरे प्लेन में कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें जो x1, y1, x2, y2 पॉइंट दिए गए हैं वो हमारे लिए फिक्स है। ठीक है, x1, y1, x2, y2 की कुछ फिक्स वैल्यू है हमारे पास, ऐसा नहीं है पूरे प्लेन में तो कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास गिवन क्वेश्चन में फिक्स है कि भाई अब इस प्लेन में एक स्पेसिफिक वैल्यू है, स्पेसिफिक हमें स्थान दिया गया है, एक स्पेसिफिक प्लेस है जहां पे हमें इन्हें रखना है। ये हो सकता था हमारा 5,2, ये हो सकता था 2,5, ये भी हो सकते थे, हो सकता है ये माइनस का 100,2 होता, कुछ भी हो सकता था, लेकिन है जो फिक्स है। लेकिन जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है वो फिक्स है, लेकिन पूरे प्लेन में कुछ भी इसकी वैल्यू हो सकती थी। अब हम कुछ फिक्स वैल्यू लेके चल रहे हैं, x1, y1, x2, y2 हमारे पास फिक्स है। हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। हम लोग, मैंने इजीली हो जाए इसलिए मैंने माना ये मेरा पॉइंट है x1, y1, यहाँ कहीं पॉइंट है x2, y2। ठीक है, हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। ये हो सकती है, ये हो सकती है, कैसे भी हो सकती है। ठीक है, कुछ भी हो सकती है, जो इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी इन दोनों की वो हमें निकालनी है। दोनों पॉइंट्स हमें गिवन है। तो सबसे पहले डिस्टेंस d को हम कैसे देखते हैं, देखो हम यदि इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को s मान लेते हैं, मान लिया शॉर्टेस्ट क्या है, सबसे कम जो दूरी है इन दोनों के बीच की वो है s, और उस पे कहीं वो इस लाइन से होके जा रहे हैं, या और ये जो हमारा स्मॉल एलिमेंट हमने माना ds। ठीक है, या आप इस ds को थोड़ा बड़ा करके इस तरह देख सकते हैं। मान लिया कि ये लाइन भी हो सकती है या कर्व भी हो सकता है, कुछ भी है, ये हमारा ds है और ये हमारा dx, ये dy। इसे हम ऐसे स्मॉल एलिमेंट लिया है तो ये एक लाइन की तरह ही वर्क करने वाला है। ये हमारे पास लाइन, कर्व कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि किस पाथ से जाएं, तो हमें
इजी वे में, मतलब सबसे छोटी दूरी मिलने वाली है, ठीक है। डिस्टेंस सबसे कम कब मिलेगी, तो जब हम शॉर्टेस्ट लेते जाएंगे तो हमें एक कर्व भी लाइन की तरह कंसीडर होगा, तो इसे यहाँ से हम बोल सकते हैं ds बराबर अंडर रूट ऑफ dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर, या हम इसे बोल सकते हैं ds बराबर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy बाय dx का स्क्वायर इंटू dx अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर dx। इस तरह हम इसे लिख सकते हैं। हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस s क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा ds का, कहाँ से, x1 से x2, क्योंकि हमने dx के फॉर्म में इसे निकाला है। अब ds की वैल्यू हम पुट करते हैं, x1 से x2 अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर dx। अब यदि देखिए हमारे पास ये फंक्शनल की फॉर्म में आ गया, हमारा फंक्शनल आई ना होके क्या है, एस हमारा फंक्शनल है, एक्स हमारा फंक्शनल है, तो यहाँ पे हमारे पास एफ फंक्शन क्या आया, एक्स वाई वाई डैश, एक्स वाई वाई डैश। ये जो हमने थ्योरी की है ये पूरी कैलकुलस की, या आप 3D 2D जिसमें भी पढ़ना सुटेबल समझते हैं वहाँ पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए, ये हमारा प्रॉपर डिफरेंशियल कैलकुलस में भी पढ़ा, हाँ डिफरेंशियल कैलकुलस का है जो हमें फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम में ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। बाकी ये 2D वगैरह में भी हम पढ़ते ही हैं, ये सारी चीजें 3D में भी पढ़ते हैं, वहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट होने लगते हैं, तो ठीक है ये सब आपको पता भी होना चाहिए, और शायद यदि आपने कभी पढ़ा भी है तो आप ये चीज समझ गए होंगे, ठीक है। तो हम लोग इसमें बात करते हैं, जो हमारा फंक्शन क्या आया, अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, ठीक है। बाउंड्री कंडीशंस हैं ही, बाउंड्री कंडीशन क्या है, बाउंड्री पॉइंट्स हमें गिवन है दोनों। अब बाउंड्री पॉइंट्स हमारे पास हैं तो हम इस पे आयलर लैग्रांज इक्वेशन का यूज करते हैं। आयलर लैग्रांज इक्वेशन डेल एफ बाय डेल वाई माइनस डेल वाई डेल एक्स डेल एफ बाय डेल वाई डैश बराबर 0। y इसमें है नहीं तो 0 माइनस का डेल वाई डेल एक्स वाई डैश के लिए 1/2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर इंटू में 2 वाई डैश बराबर 0। हम इसे करेंगे माइनस, तो इधर 0 है तो कर देंगे एलिमिनेट, 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया वाई डैश डेल वाई डेल एक्स वाई डैश अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर बराबर 0। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से हमारे पास आया वाई डैश बराबर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर बराबर कोई कांस्टेंट हो गया c1, क्योंकि इसमें x है नहीं, इसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव 0 है, तो हमारे पास सामने भी क्या होना चाहिए, x के लिए यदि इंटीग्रेट कर रहे हैं तो कोई कांस्टेंट होना चाहिए, तभी वो हमारा इसका डेरिवेटिव 0 होगा x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये तो ओडी वगैरह में सब ग्रेजुएशन की बातें हैं, इसे हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, स्क्वायर करते हैं वाई डैश स्क्वायर बराबर c1 स्क्वायर इंटू में 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर, क्या हो गया वाई डैश स्क्वायर बराबर में c1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर 1 माइनस c1 स्क्वायर बराबर c1 स्क्वायर वाई डैश बराबर c1 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस c1 स्क्वायर का अंडर रूट। ये क्या है, पूरा का पूरा कांस्टेंट है, इसे हम एक नया कांस्टेंट c2 मान लेते हैं। ये क्या है, कांस्टेंट है तो इसे हम c2 मान लेते हैं। जब हमने इसे c2 माना तो y डैश बराबर आया c2 एंड y सॉरी नीचे बन कैसे लगा दी मैंने, y डैश आया c2 तो y आ गया c2x प्लस कोई भी c3। हमारे पास आ गया हमारा एक कर्व। अब हमें इसमें जो बाउंड्री पॉइंट्स हैं, ये बाउंड्री पॉइंट्स हैं दोनों, इन दोनों पे हमें अप्लाई करना है इसे, तो ठीक है अप्लाई करते हैं। तो इधर वाला पोर्शन हटा दूं,
ये हमारा कर्व हुआ y बराबर c2x प्लस c3। c2 c3 क्या है, हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं। हमारे पास पॉइंट है x1 y1, तो इसका मतलब y1 बराबर c2x1 प्लस c3 एंड x2 y2, तो सेकंड हो गया y2 बराबर c2x2 प्लस c3। दोनों से c3 की वैल्यू निकाल के हम बराबर रख देते हैं, क्योंकि c3 की वैल्यू दोनों से निकाल के बराबर रखते हैं। तो हमें क्या मिलता है, y1 माइनस c2x1 बराबर y2 माइनस c2x2। यहाँ से हम c2 की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से हम c2 की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या हो गई हमारे पास c2 की वैल्यू, इसे उस साइड ले जाते हैं, c2 कॉमन आ गया, x2 माइनस x1 बराबर y2 माइनस y1। तो हमारे पास c2 की जो वैल्यू आई, c2 आया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। या फिर आप ऊपर नीचे से कॉमन लेके, किसे माइनस को कॉमन लेके y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2, जो भी आप लिखना चाहें, वैल्यू दोनों सेम ही है, वो हो सकती है। अब हमें c3 की वैल्यू भी चाहिए, हमें तो c3 की वैल्यू भी चाहिए, तो c3 की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। c3 की वैल्यू इस इक्वेशन से निकालते हैं। c3 क्या हो गया, y1 माइनस c2 x1, y1 माइनस c2 की वैल्यू हो गई y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू में x1। हम मल्टीप्लाई करते हैं इसे, y1 x2 माइनस y1 x1 माइनस का y2 x1 प्लस का y1 x1 अपॉन x2 माइनस x1। x2 माइनस x1, ये वाली टर्म हमारी कैंसिल हुई, तो हमारी c3 की वैल्यू आ गई y1 x2 माइनस y2 x1 अपॉन x2 माइनस x1। तो हमारा जो ये हमारा एक्सट्रीमाइज कर्व आया है, ये क्या हो गया, y बराबर c2 की वैल्यू ये रही y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x प्लस c3 की वैल्यू है y1 x2 माइनस y2 x1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, तो ये काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने आपको ये करा दिया है। इसमें बहुत से टाइम हम स्टक हो जाते हैं कि हमें ना फंक्शनल गिवन है, ना हमारे पास पॉइंट्स भी x1 y1 x2 y2 की फॉर्म में दिए हुए हैं, तो हम क्या करें। ठीक है, इक्वेशन, और यहाँ से आपसे ऑब्जेक्टिव यदि आपका एग्जाम है तो आपसे ये भी पूछ सकता है। आप देखिए जो हमारा कर्व है वो क्या है, एक लाइन। कर्व क्या है, ये देखिए, चाहे इसे देखिए, क्या है, एक लाइन। तो इसका मतलब दो पॉइंट्स हैं हमारे पास किसी प्लेन में, उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला या जो कर्व है जिसके थ्रू हम इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने वाले हैं, वो क्या होना चाहिए, हमेशा एक लाइन होना चाहिए। क्या होनी चाहिए, हमेशा एक लाइन। दो पॉइंट्स के बीच में सबसे कम डिस्टेंस हमें कब चलनी पड़ेगी, जब हम एक स्ट्रेट लाइन से होके जाने वाले हैं, और जिसका स्लोप ये होने वाला है एंड कांस्टेंट की वैल्यू ये होने वाली है। ठीक है, तो ये भी आपसे वो भी पूछ सकता है कि कब जाएगा, पैराबोला है, एलिप्स है, हाइपरबोला है, लाइन है, सर्किल है, कुछ भी बोल सकता है वो, तो आप बताएंगे वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन का ये पूछे ना पूछे, ये पूछ सकता है कि स्ट्रेट लाइन का जो ग्रेड क्या बोल सकते हैं, प्रवणता, ठीक है, उसका ग्रेडियंट, उसकी प्रवणता या स्लोप, जो भी आप उसे नाम देना चाहें, वो क्या होता है, तो आप ध्यान रखेंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, या फिर ऑप्शंस में मिल सकता है y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2। ठीक है, तो ये चीजें भी छोटी छोटी हमें क्वेश्चन से सीखनी है, ताकि हमारा ऑब्जेक्टिव पेपर या ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम है वो ज्यादा अच्छे से हम कर पाए। तो ठीक है, ये करना है, आपको स्टक नहीं होना है क्वेश्चन को देख के एकदम से कि ना हमें फंक्शनल गिवन है, पॉइंट्स भी हमें इस तरह दे दिए, या फिर हमें कुछ नंबर दे देता तो हमारे लिए इजी हो जाता। ऐसा कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें, जैसे हमने
स्टेप बाय स्टेप से सोल्व किया है, आपको भी इसी तरह से सोल्व करना है। ठीक है, तो इसे नोट तो आपका हो गया होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास जो हमारी कल होगी उसमें हम पढ़ने वाले हैं जो हमने आयलर लैग्रांज इक्वेशन पढ़ा है। हमने पढ़ा है ना आयलर लैग्रांज इक्वेशन, इसके अदर फॉर्म्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अदर फॉर्म्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि अदर फॉर्म्स कौन कौन सी हैं इसकी, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। फिलहाल एक एग्जांपल और करते हैं। तो ये आयलर लैग्रांज इक्वेशन आपको याद रखनी है, यूजफुल है, और मैक्सिमम क्वेश्चन तो आयलर लैग्रांज इक्वेशन, इसके फॉर्म्स और इसके बाद जो हम एक दो कंडीशंस और पढ़ेंगे बस उन्हीं से ही हो जाते हैं हमारे इसके। ये वाली जो यूनिट है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब ऑब्जेक्टिव में तो वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन ऑब्जेक्टिव एग्जाम मतलब जो हमारे कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं वहां तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन नेट में उसका यूज थोड़ा कम आता है। ब्रोकन एक्सट्रीमल हम पढ़ेंगे, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और उसके बारे में तो फिर भी हमारे नेट में पूछ लिया जाता है। इस नेट के लिए तो आप ये समझ लीजिए, ये जो हमारी फर्स्ट यूनिट जो हम पढ़ रहे हैं, फर्स्ट टॉपिक है जो फिक्स बाउंड्री वाला, ये हम पढ़ रहे हैं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये हमारा बड़ा इम्पोर्टेंट है जो हम फिक्स बाउंड्री वाला पढ़ रहे हैं। फिक्स बाउंड्री जैसे ही हमारा कंप्लीट होगा हम पढ़ेंगे मूविंग बाउंड्री वाला। ठीक है, मूविंग बाउंड्री पे हम आगे चलने वाले हैं। तो इसके लिए हमें बात करनी है, जरा आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, मैं भी इसे सॉल्व करती हूँ। हमारे पास f फंक्शन है y स्क्वायर प्लस y डैश का स्क्वायर। आयलर लैग्रांज इक्वेशन यूज करेंगे। आयलर लैग्रांज इक्वेशन डायरेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अप्लाई कर दूं। 2y बाय आयलर लैग्रांज इक्वेशन, बाय आयलर लैग्रांज इक्वेशन, डेल एक्स बाय डेल वाई माइनस का डेल बाय डेल एक्स वाई डैश, 2y माइनस का 2y डबल डैश बराबर 0, y डबल डैश माइनस y बराबर 0। और यहाँ से ये हमारा सिंपल ओडी हो गया। इसके लिए हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, है ना। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, डी स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, या एन स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। एन की वैल्यू है वो प्लस माइनस 1i, एन की वैल्यू प्लस माइनस 1। सो आंसर हमारा y क्या हो गया, यहाँ से y हमारा हो गया c1 e रेज टू पावर x प्लस c2 e रेज टू पावर माइनस x। ठीक है, यहाँ तक हमने कुछ काम नहीं किया है, सिर्फ ओडी का काम किया है, और सॉरी आयलर लैग्रांज का काम किया है, और ये सब हमारी और बाकी सब हमने ये हमारा ओडी में हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं। हमें ओडी पीडी यदि सोल्व करनी आती है तो सिर्फ हमें यही आयलर लैग्रांज इक्वेशन हुई, आयलर पोइसन हुई, ये सब दो तीन इक्वेशन से यूज करनी है, सिर्फ ओडी ही करना है। तो ओडी तो आप सबको इजी लगता होगा मेरे हिसाब से। तो ठीक है, ये इनका यूज करते हैं। y 0 पे 0, इसका मतलब c1 प्लस c2 बराबर 0, c2 बराबर माइनस का c1। सेकंड है y1 पे 1 है, तो ये हो गया हमारा 1 बराबर c1e प्लस c2 e रेज टू पावर माइनस 1। तो c2 की वैल्यू माइनस c1 है, तो 1 बराबर c1e माइनस का c1 e रेज टू पावर माइनस 1। ये हो गया 1 बराबर c1 कॉमन लिया e माइनस, और हमारी c1 की वैल्यू आ गई 1 अपॉन e माइनस, या फिर आप इसे लिख सकते हैं
ई अपॉन ई स्क्वायर माइनस 1 इस फॉर्म में लिख सकते हैं। C2 हो गया माइनस का ई अपॉन ई स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब तो हमारा y क्या आया, y हो गया ई अपॉन ई स्क्वायर माइनस 1 ई रेस टू पावर x प्लस माइनस का ई अपॉन, और हम इनको लिखेंगे ई रेस टू पावर x प्लस 1 अपॉन ई स्क्वायर माइनस 1 माइनस ई रेस टू पावर 1 माइनस एक्स, या इसे लिख दीजिए 1 प्लस एक्स, इसे 1 माइनस एक्स ई स्क्वायर माइनस 1। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो इजी है, आप इसे आराम से कर पाएंगे। ठीक है, इसे आप इजीली इस फॉर्म में, मेरे हिसाब से आप इजीली कर पाएंगे। आपको आंसर एक फॉर्म में और मिल सकता है। इसमें कैसे, यहाँ हमने ये वैल्यूज रखी है ना, यहाँ से देखो y बराबर ई अपॉन ई स्क्वायर माइनस 1 ई रेस टू पावर एक्स माइनस ई रेस टू पावर माइनस एक्स बाय 2 इंटू 2, y बराबर 2e अपॉन ई स्क्वायर माइनस 1 साइन हाइपरबोलिक एक्स। इस फॉर्म में भी आपको आंसर मिल सकता है, तो ये भी याद रखें। ऑब्जेक्टिव में तो इसी तरह बनाते ही हैं, बाकी आप सब्जेक्टिव एग्जाम में तो एक भी निकाल आते हैं तो आपका काम हो जाएगा, है ना। बाकी इसे एक फॉर्म में शायद और बना पाए, इस वाले में ई अपॉन ई स्क्वायर माइनस 1 को यही लिख सकते हैं हम वापस से, तो y बराबर 2 अपॉन ई माइनस 1 साइन हाइपरबोलिक x, और ये बन जाएगा साइन हाइपरबोलिक x अपॉन साइन हाइपरबोलिक 1। ये भी हमारा एक आंसर बन सकता है। तो यहाँ पे भी वो आपको ई अपॉन ई स्क्वायर माइनस 1 ना लिख के इसी फॉर्म में लिख के दे सकता है, तो ये भी एक आंसर है। ये अच्छा ऑप्शन लग रहा है मुझे पूछने के लिए, ये भी अच्छा है। इसमें वो प्लस माइनस करके आपको उलझा सकता है ऑप्शंस में। तो ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस में थोड़ा ऑप्शंस को एक बार अच्छे से देखें। बाकी ये हमारे जो एग्जाम्पल्स हैं, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स हमने कि सेकंड जो हमने एग्जाम्पल किया है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, और वो आपको करना है, और आपके सब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे अदर फॉर्म्स ऑफ आयलर लैग्रांज इक्वेशन। पहले अदर्स फॉर्म पे बात करेंगे, फिर टाइम लगेगा तो एग्जाम्पल्स, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम उसी प्रोसेस में आगे बढ़ते हुए चलेंगे इसी में। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। ओके, बाय बाय, थैंक यू।